गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक बार पुनः आप लोगों के लिए इतिहास में एक नए लेसन के साथ, एक नए चर्चा के साथ एक शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पाषाणिक संस्कृति और हड़प्पा संस्कृति के बाद अगला वैदिक काल या वैदिक संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे। वैदिक संस्कृति से अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और अलग अलग प्रकार की भ्रांतियाँ, जिन स्टूडेंट्स को भी अपने समय में, आज के समय में, आज के परिवेश में अगर किसी प्रकार से भ्रम की स्थिति जातीय संरचना को लेकर है, वर्ग विभेद को लेकर है, अनेक प्रकार के जो घटनाक्रम हैं, तो यह ऐतिहासिक बैकग्राउंड उन सभी चीज़ों को, उन सभी परिवेशों को, सभी विषयों को सटीक बनाने का प्रयास करता है, हमें एक पॉजिटिव माइंड देने का प्रयास करता है। तो आइए हम सीधे चर्चा शुरू करते हैं और साथ में ये भी उम्मीद करते हैं कि जैसे आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और स्वस्थ रहने के साथ कम से कम जितना हो सके घर पे रहें, आवश्यकता के अनुरूप ही निकलें और निकलने के साथ बिल्कुल सेफ्टी का ध्यान रखें। चलिए हम लोग चर्चा पे आते हैं। वैदिक काल, वैदिक काल से किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, इनसे कैसे पढ़ना चाहिए, और संपूर्ण वीडियो होगा तो टोटल जितने भी घटनाक्रम होंगे, जो भी तौर तरीके होंगे, सबको कवर करेंगे। और कुछ स्टूडेंट्स की मांग थी कि बाइलिंगुअल जीएस की क्लासेस रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो कोशिश करेंगे कि बाइलिंगुअल मैटर आपको मिलता रहे। वैदिक काल से पहले थोड़ा सा हमें, जब भी इतिहास को हम पढ़ें तो पीछे के घटनाक्रम को कनेक्ट जरूर करें। अगर उन्हें हम कनेक्ट नहीं करते हैं तो मानव सभ्यता में होने वाला जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जो सतत विकास है, जो एक विकास की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो हमें समझ में नहीं आता है। तो हमने इसके पहले मानव सभ्यता में पढ़ा हुआ है पाषाण यानी कि स्टोन इरा, और पाषाण काल के अलावा हमने एक वीडियो आपके पास होगा जिसे कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। इन दो टॉपिक पे चर्चा हो चुकी है और विशेष चर्चा हुई है, अच्छा खासा आप लोगों को फ्रेमिंग मिला है। फिर से एक बार बता दें, आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स पीसीएस प्रीलिम्स 2020 की तैयारी कर रहे हैं या सीपीएफ सीडीएस एनडीए की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी जीएस बेस्ड वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को ये सारे वीडियोस सपोर्टिव होंगे। और जब हम लोग ऑनलाइन शुरू कर देंगे तो आप लोगों को और ज़्यादा बेहतर क्लासेस मिलेंगी। चलिए वैदिक काल में हम लोग देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। क्या है वैदिक काल? देखिए आज से कितनी पुरानी बात चल रही है। आज हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं और 21वीं सदी में अपने आप को टेक्नोलॉजी से भरपूर मान रहे हैं। यह वह काल है जो आज से लगभग देखा जाए तो 4000 वर्ष पूर्व की संस्कृति के बारे में है और धातु काल के अंतर्गत आता है, आदि इतिहास के अंतर्गत आता है और धातु काल के अंतर्गत आता है। धातु मतलब मेटेलिक एज। मेटेलिक एज कहने से सेंस ये है कि हड़प्पावासी जिन मेटल्स का, जिन धातुओं का प्रयोग करते थे, उनसे आगे बढ़ते हुए वैदिक सभ्यता में कुछ अन्य धातुएं ही प्राप्त हुई, यानी कि विकास की परंपरा और बेहतर आगे बढ़ी। साथ ही हम इस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता समाप्त कैसे हुई थी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के समाप्त होने में अनेक प्रकार के भ्रामक बातें भी की जाती हैं और कभी कभी उनसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो देखते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अनेक इतिहासकार समाप्त होने के बारे में अनेक मत व्यक्त करते हैं, जिसमें से अगर इंडिविजुअली कहा जाए कि व्यक्तिगत रूप से मुझे कौन सा मत ज़्यादा बेहतर लगता है, तो मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है कि दो मतों पर हमारा रुझान ज़्यादा क्लियर होता है। पहला कि आर्य लोगों ने हड़प्पा सभ्यता को नष्ट किया या आक्रमण के द्वारा समाप्त किया, और दूसरा आर्य के अतिरिक्त जो दूसरा मत जाता है वह हमारा विचार होता है महामारी पर, क्योंकि कोरोना को देखने के पश्चात ये तर्क कहीं न कहीं दिमाग में गूंज रहा है बार बार कि निश्चित रूप से महामारी का कुछ न कुछ नुकसान देखने को मिला होगा। तो दो मत ज़्यादा बेहतर लगते हैं और इन्हीं दोनों को जानना चाहिए। अब सबसे पहले देखें कि वैदिक सभ्यता का विस्तार भारत में कहाँ पर था और वैदिक सभ्यता के लोग कहाँ से आए थे। तो वैदिक सभ्यता का विस्तार अगर हम लोग देखें
तो वैदिक सभ्यता का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्रों में लगभग उन सभी क्षेत्रों में पाया गया जहां हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था। लगभग यानी कि जहां भी हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र थे उन सभी क्षेत्रों में वैदिक सभ्यता का भी विस्तार पाया गया। साथ ही कुछ अतिरिक्त क्षेत्रों में भी वैदिक सभ्यता के पुट या लक्षण पाए जाते हैं, उनका विस्तार देखा जाता है। अंतर क्या देखा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। सबसे पहले लिंक बनाने के लिए इस फैक्ट को दिमाग में रखना जरूरी होता है, जिससे हमारा कंसेप्ट बिल्डिंग तेजी के साथ हो जाता है। तो यह एक अर्बन सिविलाइजेशन से एक रूरल सिविलाइजेशन की तरफ मूव दिखाई पड़ता है, यानी कि दोनों में एक बड़े अंतर दिखाई पड़ते हैं। हड़प्पा काल के लोग नगरीय जीवन यापन करते थे और वैदिक सभ्यता के लोग ग्रामीण परिवेश में जीवन यापन करते थे। इनके ऊपर यह भी चर्चा की जाती है कि वैदिक सभ्यता आर्यों की सभ्यता है, आर्य संस्कृति है और ये नार्डिक प्रजाति के लोग हैं। कौन सी प्रजाति के लोग हैं? नार्डिक प्रजाति के लोग। जैसे अनेक प्रकार की मानव प्रजातियां दिखाई पड़ती हैं, मंगोलाइड है और अन्य प्रकार के हैं, उसी प्रकार से इनकी नार्डिक प्रजाति दिखाई पड़ती है। समय इनका दिखाई पड़ता है 1500 BC से लेकर 600 BC तक। BC AD में अगर अभी भी किसी को भ्रम हो तो वो जो फ्रेमिंग के वीडियो पड़े हुए हैं उनके माध्यम से इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं कि वैदिक काल में वैदिक जो आर्य हैं तो आर्य का अर्थ क्या है और आर्य से क्या हमको समझना चाहिए। तो सबसे पहली बात यह हमें समझनी चाहिए कि आर्य मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्रों में मध्य एशिया से आए हुए माने जाते हैं। मध्य एशिया, जिसमें इंग्लिश टर्म इस्तेमाल किया जाता है एशिया माइनर। एशिया माइनर और एग्जैक्ट लोकेशन करेंगे, अगर लोकेट करना चाहेंगे तो हम देखेंगे कि आल्प्स पर्वत की श्रेणियाँ जो एशिया और यूरोप के मध्य में बिल्कुल है, जिसे बैक्ट्रिया के प्राचीन काल में जिसे बैक्ट्रिया का क्षेत्र कहते थे, तो उस एशिया माइनर के क्षेत्र से आल्प्स पर्वत की श्रेणियों के क्षेत्रों से उस रेंज से ये भारतीय उपमहाद्वीप में मूव किया इन लोगों ने। और इनका जो पूरा सिस्टम था ये ग्रामीण था। और दुनिया के साथ इनकी तुलना करते हैं तो सबसे पहली तुलना, क्योंकि इनका नाम वैदिक संस्कृति है, यानी कि कहीं न कहीं इनके जीवन में वेदों का महत्व बहुत अधिक है। यानी कि वेदों की रचना का काल है और वेदों की रचना का काल है तो पूरी की पूरी सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाती है। और जिसमें सबसे प्राचीनतम वेद हमारा माना जाता है ऋग्वेद। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो मध्य एशिया क्षेत्र से आए हुए भारतीय उपमहाद्वीप में एक ग्रामीण सभ्यता का विकास करते हैं और यह सभ्यता अपने रहन सहन में, अपने कल्चर में पूर्ण रूप से हमें क्या दिखाई पड़ती है? यह सभ्यता पूर्ण रूप से वेदों पर आश्रित सभ्यता दिखाई पड़ती है। वेदों पर आश्रित सभ्यता दिखाई पड़ती है। अब आजकल मीडिया जिस समय एकदम बिल्कुल सशक्त स्तंभ बन चुका है तो आए दिन अनेक प्रकार के दुष्प्रचार, ध्यान दीजिएगा, दुष्प्रचार भी ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। जैसे अनेक लोगों का ये कहना होता है कि जो जाति व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था है, इसे किसने बनाया, कैसे बनाया। तो इन सब चीज़ों के बारे में जैसे डिटेल में जानना हो और अपने दिमाग का जो ब्रेन वॉश किया गया है उसे साफ करना हो तो वीडियो को धैर्य से देखते रहें। उम्मीद करते हैं, गारंटी देते हैं, लगभग आप लोगों का जो टेंशन होगा कुछ हद तक वो क्लियर हो जाएगा और बाकी जब लाइव क्लासेस शुरू करेंगे तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी क्वेश्चन आंसर करने के उतने ज़्यादा आयाम हम लोगों के पास नहीं उपस्थित है। तो एक वैदिक सभ्यता, हम इसे इंडिविजुअली कहते हैं कि एक फेयर सभ्यता थी। फेयर मतलब साफ सुथरी सभ्यता। आज के 4000 वर्ष पहले जो एक ग्रामीण सभ्यता बनी वो बड़ी ही साफ सुथरी सभ्यता थी।
क्यों साफ सुथरी सभ्यता हम कहने का प्रयास कर रहे हैं? तो थोड़ा सा डिवाइडेशन भी कर लें इसका, क्योंकि वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांट के पढ़ा जाता है। वैदिक सभ्यता को दो भागों में इसलिए बांट के पढ़ा जाता है क्योंकि इसके लक्षणों में लगातार परिवर्तन देखने को मिला, एक रूपांतरण देखने को मिलता है। तो हम इसे दो पार्ट में कर लेते हैं, जिससे कम से कम 2 या 3 वीडियो में पूरे वैदिक सभ्यता पर हम फोकस करेंगे। तो वैदिक सभ्यता के दो भाग बनते हैं। वो पहला भाग होता है जिसे हम लोग कहते हैं ऋग्वैदिक काल। क्या कहते हैं? ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक एरा, ऋग्वैदिक एरा या ऋग्वैदिक एज कह सकते हैं। और इसका डिवाइडेशन करते हैं 1500 BC टू 1000 BC, यानी कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। दूसरा जो इसका कालखंड है उसे हम लोग कहते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल यानी कि लेटर वैदिक एज, लेटर वैदिक एज। और इसका जो समय बनता है वो यहीं से शुरू होगा। तो ये 1000 पे समाप्त हुआ, तो ये 1000 से 1000 BC टू 600 BC। अब हम लोग डिटेल स्टडी कर रहे हैं। तो ये दो भागों में बांटा क्यों जाता है? क्या जरूरत पड़ी कि हम ऋग्वैदिक संस्कृति को दो भागों में बांट के पढ़ रहे हैं? तो ऋग्वैदिक संस्कृति को दो भागों में बांटने का उद्देश्य ये है कि ऋग्वैदिक काल में जो हमारा समाज है, जो हमारी राजनीति है, यानी कि जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है, जो हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो हमारा इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है, आर्थिक व्यवस्था है, जो हमारा इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है, और जो हमारा कल्चरल यानी कि जो हमारा सांस्कृतिक व्यवस्था है, ये सभी व्यवस्थाएं अलग रूप में दिखाई पड़ती हैं लगातार। तो क्या था, इनके बारे में चर्चा करिए। सबसे पहले देखते हैं कि इनका सामाजिक परिवेश किस प्रकार का है। सामाजिक परिवेश देखना जरूरी है क्योंकि समाजगत रूढ़िवादिता के तमाम बातें आती हैं। हम इसे फेयर कहते हैं। अनेक लोग वैदिक काल को एक प्रोपेगेंडा काल के रूप में लेते हैं। उन सब का दिमाग ठीक करने के लिए ज़रूरी है कि इस पर चर्चा करें डिटेल में। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि यह भारतीय महाद्वीप की पहली सभ्यता है जो कर्म आधारित सभ्यता है। फिर से एक बार सुने, यह भारतीय समाज की पहली ऐसी सभ्यता है जो कर्म आधारित सभ्यता है। कर्म आधारित कहने से आशय यह हुआ कि भारतीय महाद्वीप के क्षेत्रों में जितने भी लोग जिस प्रकार का कर्म करते थे उसी प्रकार की जाति लिखते थे। कर्म को सर्वोपरि माना गया। किसे माना गया? कर्म। कर्म का मतलब यहाँ पर भाषाई कर्म नहीं है, इंग्लिश का ऑब्जेक्ट नहीं है, हिंदी का ऑब्जेक्ट कर्म नहीं है, इस तरह से नहीं। यहाँ पर वर्क कल्चर की बात हो रही है। जो जिस तरह से कर्म करता था उसी प्रकार से अपनी जाति को डिनोट करता था, अपने सामने लिखता था। किसी प्रकार का कोई फोर्सिबिलिटी नहीं थी, कोई बाध्यता नहीं थी। अब इतना फेयर समाज आज की डेट में नहीं है। कोई कर्म चाहे जो करता है वो अपनी उत्पत्ति के अनुसार, अपने जन्म के अनुसार अपनी जाति लिखता है। तो एक सबसे फेयर बात तो ये हमें लगी। दूसरी, यह जातिगत व्यवस्था वंशानुगत नहीं है। वंशानुगत नहीं है। जिनके भी दिमाग में भ्रम है जान ले, वंशानुगत नहीं है। नॉट हेरिडिटरी सिस्टम। कोई ये सिस्टम नहीं है कि कास्ट सिस्टम नॉट हेरिडिटरी, यानी कि जात की व्यवस्था वंशानुगत नहीं है। ऐसा नहीं कि हम ब्राह्मण हैं तो हमारा पुत्र भी ब्राह्मण लिखेगा। अगर वो ब्राह्मण का कर्म करता है, ब्राह्मण जैसा रहन सहन होता है, सारे सिस्टम अपनाता है ब्राह्मण, तो ब्राह्मण होगा। क्षत्रिय जैसे कर्म करता है तो क्षत्रिय होगा। वैश्य जैसे कर्म करता है तो वैश्य होगा। शूद्र जैसे कर्म करता है तो शूद्र होगा। अब 4 वर्णों को लेके अनेक प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो हम पहले ही क्लियर कर देना चाहते हैं कि यह जो वर्ण व्यवस्था थी
जो लोग तमाम धार्मिक पुस्तकों, जो रिलीजियस टेक्स्ट बुक पे लगाते हैं, प्रश्न लगाते हैं, वो भी जान लें कि गीता में साफ साफ लिखा गया है, या वेदों में साफ साफ लिखा गया है, वेदों के पुरुष सूक्त में ये वर्णन आया है 10वें मंडल में कि किस प्रकार से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है। अब उसकी व्याख्याएं, उसका एक्सप्लेनेशन अलग अलग विचारक अलग अलग रूप में करते हैं। जैसे वही हाल है कि अधजल गगरी छलकत जाए वाला कंडीशन, तो कुछ लोग जिनको थोड़ा सा ज्ञान है वे लोग उसको पॉलिटिकल सटायर के रूप में लेते हैं, यानी कि वो राजनीतिक व्यंग्य के रूप में लेते हैं और उसका वोट बैंक की पॉलिसी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। साफ समझने का प्रयास करें, जब जाति व्यवस्था वंशानुगत नहीं है तो इसका मतलब है कि पूरी व्यवस्था बिल्कुल फेयर है। तो ब्राह्मण कौन है? जो ब्राह्मण के कर्म करेगा। क्षत्रिय कौन है? जो क्षत्रिय के कर्म करेगा। तो ये बंटवारा कोई बाध्यता का विषय नहीं है, जबरदस्ती कि नहीं आप जो है ये कार्य कर रहे हैं तो आपको ये लिखना चाहिए, कोई बताने वाला नहीं था। एक सबसे फेयर बात यहाँ पर ये मिलती है। दूसरी बात देखें तो क्योंकि ये व्यवस्था बिल्कुल विकास के क्रम में जाती है, तो यहाँ पर पशुपालन की शुरुआत, जो कि आपने देखा था कि मध्य पाषाण काल से ही पशुपालन की शुरुआत देखी जाती है, यहाँ पर पशुपालन बिल्कुल बेहतर तरीके से होने लगा। ये अब दोनों में अंतर क्या दिखाई पड़ते हैं? यही व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में चेंज जाती है। क्यों? क्योंकि समाज में रूढ़ियाँ आ जाती हैं, अंधविश्वास आ जाता है। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण भी ये भी क्लियर करते हैं आप लोगों को। अंतर क्या होता है? जो कर्म पर आधारित व्यवस्था थी अब वह जन्म पर आधारित हो गई। जो जाति में वंशानुगत व्यवस्था नहीं थी वह जाति की व्यवस्था यानी कि कास्ट सिस्टम हेरिडिटरी हो गया, यानी कि वंशानुगत हो गया, वंशानुगत हो गई व्यवस्था। और उत्तर वैदिक काल में एक और दिखाई पड़ता है, हालांकि इसका डिटेल पूरा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी हमारा फोकस ऋग्वैदिक काल पे होगा। पर कुछ अंतर समझे रहेंगे तो हमें कंसेप्ट बनाने में, और चाहे पीसीएस हो, आईएएस हो, कहीं पर भी हमें कोई समस्या नहीं होगी। पशुपालन के बाद यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर कृषि, और हमारी जो आत्मा में बसा हुआ है, भारतीय समाज के आत्मा में जो बसा हुआ है वह धर्म की बातें, क्योंकि यहाँ पर धर्म और जाति आज की डेट में पहले ही मिल जाती है। व्यक्ति किस धर्म का है, किस जाति का है, कर्म चाहे जैसा करता हो, और उसमें कट्टरता पैदा करते हैं विरोधी बयान, जो हम लोग अनेक प्रकार के फेसबुक में अनेक प्रकार की चीज़ों पर लिखते रहते हैं लगातार। जब हम किसी का लगातार विरोध करेंगे तो निश्चित रूप से वो आपका सपोर्ट नहीं करेगा, ये देखने को मिलता है और निश्चित रूप से बना रहेगा। जब हम उसके ओरिजिनल मूल कारण को जानने का प्रयास करेंगे तो उसका कोई सॉल्यूशन निकल कर आएगा। धर्म को देखते हैं, तो धर्म को देखते हैं तो यहाँ पर आपको ऋग्वैदिक काल में एक ही रिलीजियस टेक्स्ट बुक दिखाई पड़ेगी, वह ऋग्वेद। यानी कि सभ्यता के जितने लोग हैं वे ऋग्वेद में लिखी गई बातों को ही मानते हैं, उसी के अनुसार चलते हैं। और यहाँ के अंतर होता है, तो यहाँ तो ऋग्वेद के अनुसार चलते हैं, पर उत्तर वैदिक काल में जो ट्रांजैक्शन होता है, जो बदलाव होता है, वह बदलाव ये है कि यहाँ पर इन क्षेत्रों में उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद के अतिरिक्त अनेक प्रकार के 3 अन्य वेद आप जानते हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, साथ में उपनिषद, साथ में ब्राह्मण, साथ में आरण्यक ग्रंथ, साथ में दर्शन, साथ में सूत्र ग्रंथ, साथ में वेदांग, अनेक प्रकार की धार्मिक पुस्तकें आ गई। तो जहाँ पर एक सरल समाज, एक सहज समाज जो एक ही पुस्तक को मानकर चलता है, वह समाज इस समय यानी कि उत्तर वैदिक काल में वह अनेक पुस्तकों के बवंडर में फंस जाएगा। अब उसे ये समझ में नहीं आएगा कि हम उपनिषदों को बिल्कुल मानकर चलें, या आरण्यक ग्रंथों को मानकर चलें, या स्मृति ग्रंथों को मानकर चलें, या वेदांगों को मानकर चलें। किस मॉड्यूल को, किस पुस्तक को अपना बेस बनाएं,
इसी समस्या के कारण उत्तर वैदिक काल में एक रिजिडनेस दिखाई पड़ेगा। रिजिडनेस मीन्स रूढ़िवादिता दिखाई पड़ेगी। एक ऐसा समाज जो धीरे धीरे बिल्कुल संकीर्ण होता जा रहा, नैरो माइंड होता जा रहा, क्योंकि उसकी जो तार्किकता की शक्ति है वह अनेक प्रकार की रचनाओं में फंस के रह जाती है। तो ये जो बदलाव जो आज के डेट में हमें कट्टर जातिवादिता, कट्टर धर्म की बातें दिखाई पड़ती हैं, वो उत्तर वैदिक काल की देन है, ना कि ऋग वैदिक काल की देन है। महिलाओं की स्थिति देखें तो महिलाओं के लिए जो विमेंस एम्पावरमेंट, विमेंस वेलफेयर, यानी कि महिला कल्याण से लेकर महिला सशक्तिकरण तक जो विकास की एक परंपरा हमें दिखाई पड़ती है, वह कहीं न कहीं ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में भी दिखाई पड़ती है। हालांकि बस अपोजिट सिस्टम है। अपोजिट क्यों है कि ऋग वैदिक काल में महिलाओं को बहुत ज़्यादा अधिकार थे, या ये कह लें कि आज से भी ज़्यादा अधिकार थे। तो निश्चित रूप से ये व्यवस्था निश्चित रूप से ये कही जा सकती है कि आज से बेहतर थी। और एक दो महिलाएं नहीं कि 133 करोड़ की आबादी में, 130 करोड़ की आबादी में 2, 4, 10 नाम आगे हैं, ऐसा नहीं। अच्छी खासी संख्या में महिलाओं की भूमिका रही है। और जहाँ तक बात रही है पुस्तकों, धार्मिक पुस्तकों के लेखन की, तो उसमें भी महिलाओं की भागीदारी थी। जहाँ तक बात रहती है अन्य धार्मिक पुस्तकों के लेखन की, तो उसमें प्रत्येक जाति वर्ग का इसमें सामंजस्य मिलता है। सभी वर्गों के लोग जो भी अध्ययन करते थे वे भागीदारी करते थे, तो कर्म के अनुसार बनता था। तो ये एक हल्का सा कंपैरेटिव स्टडी आपको समझाए। कंपैरेटिव स्टडी इज द बेस्ट स्टडी मॉड्यूल इसलिए कहा जाता है कि इससे तुलना हमारा क्या है, नैसर्गिक गुण है, प्राकृतिक गुण है, नेचुरल गुण है, तत्काल हम लोग समझ जाते हैं। अब आते हैं कुछ और फैक्ट्स पे चर्चा करते हैं जो हमारे बनने वाले प्रश्न हैं। तो जिन्हें भी ये टॉपिक नहीं क्लियर होता है वो इसके अंतर से तमाम प्रकार के झंझावात अपने दिमाग से निकाल देंगे और आगे बढ़ेंगे। आते हैं थोड़ा आगे चर्चा करते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं। और अब हमारे जो मुख्य बिंदु होंगे वह होंगे कि ऋग्वैदिक समाज कैसा था, ऋग्वेद की अर्थव्यवस्था कैसी थी, ऋग्वेद में कौन सी बातें बताई गईं, उनका विस्तार किस प्रकार से हुआ, ऋग्वेद क्या था, वेदों को क्या कहा जाता है। यहाँ से हमारे अनेक प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए देखते हैं, वेद पे जरा चर्चा करते हैं और यहाँ भी कुछ तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो वेद, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि हम संस्कृत भी पढ़ा ही रहे हैं आप लोगों को। तो वेद का मतलब क्या होता है, ये बनता है किससे, तो विद ज्ञानी धातु, विद ज्ञानी धातु। वेद मतलब क्या होता है, ज्ञान के लिए विद ज्ञानी धातु का प्रयोग किया गया है, आप जानते रहिएगा। हालांकि ये कंपटीशन में नहीं पूछा जाएगा। तो वेद का मतलब ज्ञान होता है, इतना आप अगर जानते रहेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। दूसरा आता है कि वेद की रचना किसने की। तो जब सीधे पूछा जाए कि वेद की रचना किसने की, तो वेद की रचना में दो नामों में हमें कन्फ्यूजन होता है। पहला नाम आता है वेद है तो वेद व्यास, और दूसरा नाम आता है अंगिरस लोमहर्ष। तो जो प्रमाणिक हमारा आंसर माना जाता है वो होता है अंगिरस लोमहर्ष। वेदों के रचनाकार का जब नाम आता है तो अंगिरस लोमहर्ष का नाम लिया जाता है। लेकिन जब समेकित रूप से यानी कि एक साथ सभी वेदों के बारे में चर्चा करते हैं तो वेद व्यास का नाम लेते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि जब भी वेदों में जो 4 वेद हैं इनसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं ध्यान से देखें। पहला है ऋग्वेद जो सबसे प्राचीनतम वेद है, फिर है आपका यजुर्वेद, फिर है आपका सामवेद, और फिर है अथर्ववेद। इंग्लिश वाले इस पे ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, बस इंग्लिश मीडियम में से ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा लिखा जाता है। इसमें से क्योंकि ये 3 शुरुआती हैं, बेहतर हैं, तीनों में
एक जैसी दर्शन की, एक जैसे ज्ञान की बात की गई है, इसलिए इन्हें वेदत्रयी भी कहा जाता है। पहला क्वेश्चन बनता है हम लोगों का, क्या कहा जाता है? वेदत्रयी। दूसरा, जब सभी के रचनाकार पूछेंगे तो हम सब क्या लगाएंगे? वेदव्यास लगाएंगे, वेदव्यास लगाएंगे। और जब पूछता है ऋग्वेद की रचना किसने की, तो हम लोग अंगिरस लोमहर्ष का नाम लगाएंगे। जैसा कि वनडे एग्जाम में खास करके ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इन्हें ध्यान रखिएगा। अब आगे चर्चा करते हैं कि वेद को और क्या क्या कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, तो वेद को दो अन्य नामों से भी जाना जाता है। पहला है, वेद को कहते हैं श्रुति, और दूसरा है वेद को कहते हैं संहिता। अब जो संस्कृत के स्टूडेंट होंगे वे जान जाते होंगे संहिता संज्ञा भी है। श्रुति क्या है? श्रुति इसलिए कहा गया वेदों को क्योंकि प्राचीन काल में जो हमारा सिस्टम था, पढ़ने की जो परंपरा थी, वो गुरुकुल व्यवस्था थी। यानी कि गुरु मौखिक रूप से श्रवण के द्वारा यानी कि बोल कर पढ़ाते थे और स्टूडेंट उसको सुन के उसका रिवीजन करके दोहरा के मौखिक रूप से रिवीजन करते थे। तो सुनने से जो ज्ञान होता है उसे कहा गया वेद। सुनने से ज्ञान हो रहा, इसलिए श्रुति कहा गया। तो वेदों का एक अन्य नाम मिला श्रुति, ये पूछा गया है। दूसरा, संहिता कहा गया। संहिता, जहाँ सबके हित एक समान है, सम उपसर्ग लगा हुआ है, ऐसे देख ले व्याख्या, सम उपसर्ग लगा हुआ है तो संहिता की बात है। लेकिन तब भी लोग अपना अर्थ का अनर्थ कर लेते हैं और कहते हैं कि वेद ने बहुत नुकसान किया है। कुछ लोग तो मनुस्मृति को लेकर टेंशन में रहते हैं। उनके लिए अभी से बता दें, हालांकि वो बातें आएंगी चर्चा में उत्तर वैदिक काल में, कि मनुस्मृति बड़ा खतरनाक है। और जो मनुस्मृति के विरोधी हैं, हमने उनको देखा है कि उनका अपना सिस्टम खुद ही डिक्टेटरशिप का रहता है। नाम नहीं लेंगे, आप देखने का प्रयास करिएगा तो आपको खुद समझ में आएगा। तो पॉलिटिकल गेम में ना जाएं, पढ़ाई के गेम में रहें, सीखने के गेम में रहें, तो हम सब कुछ सीख जाएंगे। तो वेद नाम हुआ, श्रुति नाम हुआ, संहिता, ये सभी वेदों के नाम हैं। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन बनता है, हमारे यहाँ वेदों को अपौरुषेय माना जाता है। वेदों को क्या मानते हैं? अपौरुषेय। अपौरुषेय कहने से अर्थ यह है कि हमारी ये मान्यता है। आप नहीं मानना चाहते हैं तो ना माने भाई, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र का अर्थ ही यही होता है कि हम अपने कथन, अपने वचन, अपने विचार व्यक्त करने के साथ ही विरोधी के विचारों को भी सुने, और अगर उससे दोनों विचार हो गए और ये नहीं बन पा रहा है, कोई सहमति नहीं बन पा रही है, तो ठीक है, दोनों दो अलग अलग विचार हैं। सहमति बन जाती है, हमारे पास पर्याप्त तर्क होते हैं, तो सिंपल से व्यवस्थित सी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो डेमोक्रेसी है, अगर आप चाहें तो इसे अपौरुषेय माने और चाहे तो ना माने, हमारा कोई विरोध नहीं है। बस ये जाने कि पढ़ाई के क्रम में आपको अपौरुषेय ही लगाना होगा। अगर विकल्प में आता है कि वेद कैसे हैं, तो वेद अपौरुषेय हैं, अर्थात पुरुष के द्वारा इनकी रचना नहीं मानी गई। यानी कि जिन्होंने भी इनकी रचना की वे एक स्पेसिफिक ह्यूमन थे। अब उन्हें कहाँ से ज्ञान हुआ? तो बहुत चीज़ें हमें दिखाई नहीं पड़ती हैं, नहीं समझ में आती हैं। कोरोना हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, पर जिनको कोरोना का संक्रमण हो जा रहा है उनके रिलेशन वालों से पूछिए, आपको ज्ञान होगा कि जो नहीं दिखता है कई बार वो भी सच होता है। दिखने वाली चीज़ें कई बार गलत भी हो जाती हैं। तो अपौरुषेय है, ये मान्यता है, आप चाहे तो माने चाहे तो ना माने। तो वेद के बारे में ये ज्ञान हुआ। अब कहते हैं कि व्यवस्था ऋग्वेद पर आधारित है। किस पर आधारित है? ऋग्वेद पर। तो भाई हम ऋग्वेद पे चर्चा शुरू करते हैं, जरा ऋग्वेद को देखते हैं, ऋग्वेद क्या है और ऋग्वेद कैसा है। तो ऋग्वेद के बारे में जाने, ऋग्वेद ये पूरी के पूरी पहला वर्गीकरण है, पहला क्लासिफिकेशन, वो ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। तो पूरा रहन सहन, पूरा आर्थिक क्रियाकलाप सब कुछ ऋग्वेद पर आधारित है। तो ऋग्वेद को प्राचीनतम मानते हैं, पहला क्वेश्चन ये बन जाता है। दूसरा,
इसमें किसका वर्णन दिया गया है? तो इसमें क्या लिखे गए हैं? इसमें लिखे गए हैं श्लोक, श्लोक लिखे गए हैं, उस श्लोक नहीं लिखे गए हैं। ध्यान समझिए, क्या लिखे गए हैं? श्लोक। श्लोक को ही कहा जाता है ऋचाएं। एक स्पेसिफिक टर्म इस्तेमाल किया, ऋचाएं। टेंशन दूर हो रहा। दूसरा, हमने आप लोगों का बंटवारा यहाँ पे कर रखा है कि ऋग्वेद में 10 डिवीजन किए गए हैं, 10 मंडलों में बांटा गया है। ऋग्वेद को कितने मंडलों में बांटा गया है? 10 मंडलों में बांटा गया है। ऋग्वेद में 1028 यानी कि 1028 सूक्त का वर्णन है, हाइम्स कहा जाता है। तो सूक्तास कह लें, अगर कहना चाहते हैं सूक्तास कह लें, नहीं तो हाइम्स कह लें, इंग्लिश में कह लें, तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब बहुत से स्टूडेंट को आता है दिमाग में कि सूक्त क्या होता है, हम सूक्त से क्या समझें? तो सूक्त का मतलब केवल इतना है कि जितने भी देवता थे उस समय, जितनी भी मान्यताएं थी, इंद्र की मान्यताएं थी, वरुण की मान्यताएं थी, जितनी भी देवताओं की मान्यताएं थी, गंगा का भी वर्णन आता है, यमुना का भी वर्णन आता है, सभी अनेक प्रकार के देवताओं का वर्णन आता है। मुख्य रूप से 3 प्रकार के देवता माने जाते थे, उनकी चर्चा भी हम करेंगे। उन देवताओं का क्लासिफिकेशन भी किया गया है। इस पर भी अनेक लोग परेशान रहते हैं कि कहा गया है कि ऋग्वैदिक काल में भाई 33 करोड़ देवता, 33 कोटि देवता। तो कोटि का मतलब प्रकार होता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, आप लोग जानते हैं। बस कुछ लोग ज्ञान होने के बाद भी कुतर्क करते हैं, तो करते रहें, उससे आपको लाभ मिलेगा। और जो कुतर्क नहीं करना चाहते हैं वो उसको पॉजिटिव होकर समझें। तो 33 प्रकार के देवता थे, टाइप था, ऐसा ज्ञान मिलेगा। तो सूक्त में क्या था? जैसे मान लीजिए कि इंद्र देव हैं, तो इंद्र की उपासना में या वरुण की उपासना में या सोम की उपासना में, जितने भी देवता हैं, या अग्नि की उपासना में, किसी भी जिसको भी देवता माना जाएगा, उस देवता की उपासना में जो जितने भी मंत्र लिखे जाएंगे, क्या लिखे जाएंगे? मंत्र। तो चाहे मंत्र कहिए, चाहे श्लोक कहिए, चाहे ऋचाएं कहिए। श्लोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह गेय काव्य है। गेय मतलब इसका गायन होता है, हम इसको गा के पढ़ सकते हैं, इसलिए गेय कहा गया। गायन शैली है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इंद्र के बारे में जो जितने भी सूत्र आ गए उनको एक साथ कलेक्ट कर लिया। कितनी बार आए हैं? तो उतने इंद्र सूक्त हो गए। कितनी बार अग्नि का वर्णन आ गया है? तो उतने अग्नि सूक्त हो गए। तो जहां जहां पर अलग अलग वर्णन आया है, अगर इसका सही डिवीजन करना चाहते हैं तो ऐसा समझ सकते हैं कि सबसे पहले हम ऋग्वेद को 10 मंडलों में बांटते हैं और फिर उन 10 मंडलों को सूक्त में बांट लेते हैं और उन सूक्त को ऋचाओं में बांट लेते हैं। इस प्रकार समझें कि जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद भाई कितने मंडलों में बटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपके 10 मंडल हो गए, ये डिवीज़न हो गए पहले। और 10 मंडलों के बाद आगे आप देखेंगे कि हम इसमें कर सकते हैं कि सभी मंडलों में, प्रायः सभी मंडलों में कुछ कुछ सूक्त हैं। तो टोटल ऋग्वेद में कितने सूक्त हुए? 1028 यानी कि 1028 सूक्त हुए। और इन सूक्तों में कुल मंत्र कितने हो गए? तो ये हो गए 10,462 यानी कि 10,462 ये मंत्र हो गए जिन्हें कहा गया ऋचाएं। अब शायद आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। अगर कन्फ्यूज़न होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, और नहीं तो जब हम लोग लाइव आ जाएंगे तो हर प्रकार से जितना भी आपके पास क्वेश्चन होगा उसे लेकर आइएगा, सभी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए जाएंगे। अब आगे देखेंगे, आपको एक नई चीज़ मिल रही होगी, हो सकता है कुछ लोगों ने ना देखा हो, कुछ लोगों ने देखा भी हो। इसमें ये 3 पाठ यानी कि 3 प्रकार से पाठ करने का तरीका था भाई। जैसे हम लोग पाठ करते हैं, जैसे कुछ लोग रामायण का पाठ करते हैं, कुछ लोग गीति काव्य का पाठ करते हैं, कुछ लोग कविता पाठ करते हैं, कविता पढ़ते हैं, काव्य संग्रह पढ़ते हैं। तो अलग अलग पाठ करने का तरीका है।
कोई वैदिक विधि से कर रहा है तो झूम झूम के पढ़ रहा है, कोई जो है खड़े होकर पढ़ रहा है, कोई जो है समूह में पढ़ रहा है, कोई एकल अकेले पढ़ रहा है। तो अब जैसे आज की डेट में कहेंगे तो अगर एक समूह में पढ़ते हैं तो कहते हैं ये फोक सॉन्ग है, 2 लोग पढ़ रहे हैं, 2 लोग गाना गा रहे हैं तो कहेंगे डुएट सॉन्ग है। तो इस प्रकार से जो है कहते रहते हैं। तो यहाँ भी वही तरीका है। एक तरीका हो गया शाकल, एक हो गया बालखिल्य, एक हो गया वास्कल। तो 3 प्रकार के पाठ किए जाते थे किसमें? ऋग्वेद में। और उन पाठ करने वाले मंत्रों को जो डिवाइडेशन किया गया है तो 1017 ये सूक्त आपको मिलेंगे शाकल में, शाकल शैली में। बालखिल्य में कितने मिलेंगे? 11 यानी कि 11, और 56 यानी कि 56 वास्कल तरीके का जो गायन पद्धति मिलेगा, ये सिस्टम देखने को मिलता है। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम हटा देते हैं। जिन्हें PDF चाहिए होगा या नोट्स चाहिए होगा तो लोग हमसे कांटेक्ट कर लेंगे और हम उन्हें जो है टेलीग्राम के माध्यम से उपलब्ध कराते रहेंगे। और जिन्हें मेंस लेवल की तैयारी चाहिए वे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए भी तैयारी करेंगे। हालांकि अभी प्रीलिम्स बेस हम लोग चल रहे हैं आगे। तो इतनी बातें उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऋग्वेद में जो 10 मंडल हैं, उन 10 मंडल में 2 से लेकर 7वां मंडल ये प्राचीनतम माना जाता है। कहाँ से कहाँ तक? 2 से लेकर 7वें तक। इसीलिए हमने 2 से लेकर 7वें मंडल तक का जितना भी सिस्टम था उसको पहले से ही यहाँ पे डिनोट कर दिया, इससे किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आपको। तो दूसरा मंडल लिखा हुआ है गृत्समत। किसने लिखा हुआ है? गृत्समत, ऋषि ने लिखा हुआ है। तीसरा मंडल विश्वामित्र के द्वारा रचा हुआ माना जाता है। चौथा मंडल वामदेव के द्वारा रचा हुआ माना जाता है। अब देखिए, अभी इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी बताते हैं आप लोगों को। 5वां मंडल अत्रि के द्वारा माना जाता है। 6ठा मंडल भारद्वाज के द्वारा माना जाता है। और 7वां मंडल वशिष्ठ के द्वारा माना जाता है। अब आज देखिए, भारतीय जो सिस्टम है, कास्ट सिस्टम है, जो वर्ण व्यवस्था का सिस्टम है, इसमें हम लोग इन्हीं से आजकल गोत्र लेते हैं। क्या लेते हैं? गोत्र। तो आपसे एक बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन बन जाता है जीएस में, और पूछ लेते हैं कि गोत्रीय, ध्यान सुनिएगा, गोत्रीय मंडल किन्हें कहा जाता है, या गोत्रीय मंडल में कहाँ से लेकर कहाँ तक ऋग्वेद के मंडल शामिल होते हैं। तो गोत्रीय या गोत्रवंशीय मंडल कौन कौन से हैं? 2 से लेकर 7वें मंडल तक। ये हम दिमाग में रखेंगे। आप अनेक लोगों को देखेंगे, किसी का जो है अब वशिष्ठ गोत्र होगा, किसी का भारद्वाज गोत्र होगा, किसी का अत्रि गोत्र होगा, किसी का वामन गोत्र होगा, किसी का विश्वामित्र से संबंधित होगा, किसी गृत्समत संबंधित होगा, और भी अनेक हैं, कण्व हैं, अनेक लोगों से संबंधित रहते हैं, वो आगे देखने को मिलेंगे। अब तीसरी चीज़, यहाँ से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है? तो यहाँ से एक बड़ा बेहतर क्वेश्चन बनता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ पाया जाता है। तो आप जानते रहें, गायत्री मंत्र का उल्लेख भी पाया जाता है ये ऋग्वेद के 3रे मंडल में विश्वामित्र के द्वारा जो रचा गया है। यहाँ पर हमें गायत्री मंत्र प्राप्त होता है। ये जानते हैं गायत्री मंत्र, कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है गायत्री मंत्र समर्पित किस देवता को, इसमें किस देवता की स्तुति की गई है? तो गायत्री मंत्र में सवित्र देव की स्तुति की गई है। और सवित्र देव कौन है? सवित्र देव है सूर्य देव। क्योंकि जब सूर्य नमस्कार मंत्र हम पढ़ते हैं, जो सूर्य नमस्कार मंत्र हैं, उसमें हमको अंतिम मंत्र जो प्राप्त होता है उसे कहते हैं ओम सवित्र सूर्य नारायणो नमः। तो सवित्र सूर्य नारायण के बारे में सवित्र देव की चर्चा आती है। सविता देव भी लिख के दे सकते हैं आपसे, और एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तीसरा, अगर हमसे पूछेगा कि सबसे पहले ऋग्वेद में कृषि की चर्चा कहाँ से मिलती है, तो कृषि की चर्चा सबसे पहले हमें ये 4थे मंडल में प्राप्त होती है। ये 2 विशेष क्वेश्चन बनते हैं। और तीसरा हमारा जो फेवरेट क्वेश्चन बनता है 10वां मंडल। 10वां मंडल से क्वेश्चन बन जाता है, 10th मंडल से क्वेश्चन बनता है, जिससे इसमें हमारा और पुरुष सूक्त के बारे में क्वेश्चन कर लेते हैं। क्योंकि पुरुष सूक्त में ही सर्वप्रथम हमें वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है, वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है, यानी कि कंपोजिशन ऑफ वर्णा सबसे पहले
जो हमें फाइंड आउट होता है वो कहाँ मिलता है, वो हमें 10वें मंडल में प्राप्त होता है। तो इस तरह से इसको जानते रहेंगे, जिसमें 4 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब अगर इसका डिटेल करना चाहें कि कुछ लोग कहते हैं कि जब सभी धर्मों में देखें, क्योंकि धर्म की चर्चा आ रही है, ऋग्वेद पढ़ रहे हैं, तो तमाम प्रकार के उलझने हम लोगों के दिमाग में रहती हैं, तो उनका भी सलूशन करना ज़रूरी है। हमने जैसे कि पहले ही आप लोगों से वादा कर दिया है। तो आपको कई लोगों को लगता होगा कि जब हमारे हिंदू मैथोलॉजी में, यानी कि हिंदू धर्मशास्त्रों में जब ये चर्चा मिलती है कि हमारी उत्पत्ति मनु और श्रद्धा यानी मनु और शत्रुपा से हुई है, और इस्लाम में भी इसी प्रकार की प्रोसेस दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार से ईसाइयों में एडम और एव की चर्चा सुनाई पड़ती है, इस्लाम में आदम और हव्वा की चर्चा सुनाई पड़ती है। तो जब 2 ही लोगों से शुरुआत हुई है तो सभी लोग अलग अलग कैसे हो गए? जरा सा सोचिए, आप अपने घर में सोचिए, आपका कोई अपना भाई, सुन रहे होंगे सभी लोग कि कलयुग में भाई भाई का नहीं है, खुद ही कहते होंगे कलयुग में भाई भाई का नहीं है। पिता का विरोध, माता का विरोध करना आजकल के बच्चों का समझ लीजिए कि नैतिक कर्तव्य हो चुका है, खास करके शहरीकरण की परंपरा में। ऐसा नहीं कि देहात में, गांव में नहीं है, ग्रामीण परिवेश में नहीं है, सब में है। और इसको शौकिया, इसको ही डेमोक्रेसी के रूप में ले रहे हैं। डेमोक्रेसी के रूप में लीजिए, लेकिन हर बात पे विरोधी बयान देना डेमोक्रेसी नहीं है। कि कोई कहे कि अच्छा खाना खा लो, तो आप कहिए नहीं हम खाना नहीं खाएंगे, लोकतंत्र है। लोकतंत्र है, लेकिन हर बात पे विरोध करना कोई लोकतंत्र की बात नहीं है। सही बात हो तो उसको सपोर्ट भी कर सकते हैं, गलत बात आपको लग रही है आपके एंगल से तो विरोध करना जायज़ बात है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पे चर्चा करते हैं। तो जब मनु और शत्रुपा 2 ही हमारे हैं, तो हम बता रहे थे परिवार से इस बात को समझें। अगर हमारा कोई भाई, कोई बहन, जरा सा ऑनर किलिंग वाले सिस्टम में आइए या प्रेम प्रसंग वाले वर्णन में आइए, कहीं भी देख लीजिए, जरा सा सिस्टम को देखिए कि अगर जरा सा भी गलत कार्य कर देता है तो घर वाले, गलत कार्य से मतलब किसी प्रकार का हो सकता है, प्रेम प्रसंग की बात नहीं, कोई भी गलत कार्य, तो घर में अनेक प्रकार की उलाहना उसे मिल जाती है कि ये तो नीच हो गया है, ये तो बर्बाद हो गया है, इसने वंश परंपरा की, हमारे परिवार की इज्जत को धूल में मिला दिया है। तो एक परिवार ही अपने ही एक भाग को नीच कहने की जो परंपरा शुरू कर रहा है, यहीं से एक शब्द वैदिक परंपरा में आया था, आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें, उसे कहते थे हम अंत्यज। अच्छा, दूसरी चीज, जो चीज़ें हम बता रहे हैं इन्हें आप पुस्तकों से मिला लीजिएगा, किसी प्रकार का डाउट होगा तो पूछिएगा। एक शब्द क्या आया? अंत्यज। अंत्यज का मतलब ये हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि जिन्हें हमने उनके बुरे कर्मों के कारण त्याग दिया है। और एक शब्द आता है चांडाल। क्या आता है? चांडा। इसको भी सुना होगा आप लोगों ने। हालांकि ये सब बहुत विशेष शब्द नहीं है, इन सबको बहुत ही गलत तरीके से देखा जाता है, लेकिन ये शब्द उस समय चर्चा में थे। क्या होता था, जैसे कि एक किसी बिरादरी में या एक समूह में, क्योंकि कबायली समाज था, अब जानिए वह समाज, ऋग वैदिक समाज इतना ज़्यादा वेल एजुकेटेड नहीं था और इतना ज़्यादा तार्किक भी नहीं था, बड़े सरल और सहज लोग थे। किसी ने गलत कार्य कर दिया तो उसे समूह से बाहर कर दिया, कहा कि तुम किनारे रहो क्योंकि तुम गलत कार्य कर रहे हो। तो धीरे धीरे जो किनारे हो जाएंगे उनकी भी तो वंशावली बढ़ेगी और फिर वो अपने अधिकार की मांग करेंगे कि हमें अधिकार क्यों नहीं, पूर्वजों के द्वारा किया गया गलत कार्यों का हमें क्यों दंड मिल रहा है। तो भाई इस तरह से अंत्यज लोगों की संख्या हर समाज में बनती गई। ध्यान से समझ लीजिए, जिन्हें भी कन्फ्यूजन होगा फिर से पूछ लेंगे। अंत्यज हर समाज में, जो भी, जैसे आज भी अगर गांव में या अपने मोहल्ले में खुलेआम कोई आप गलत कार्य करिए जिससे आपको भी लगे कि हाँ ठीक है ये गलत हो गया हमसे, तो आप उसका विरोध नहीं कर पाएंगे, उसको
अनेक प्रकार से अनेक तर्क देकर सही सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। वही एक व्यवस्था अंत्यज की व्यवस्था वैदिक काल में देखी जाती है, जो उत्तर वैदिक काल में जाके रिजिड हो गई, यानी कि बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी हो गई, बिल्कुल कट्टर हो गई। जो ऋग वैदिक काल में कट्टर नहीं थी, मतलब कुछ लोगों को समूह से बाहर कर दिया जाता था और उन लोगों को समाज के बिल्कुल किनारे वो अपना बना के जो भी रहता था अधिवास रहन सहन का तरीका अपना रहा करते थे। समाज से उनका कोई लेना देना नहीं, समाज में उन्हें बोलने चालने का संबंध बनाने का, लोगों से रहने का कोई सेंस नहीं मिलता था। तो एक विशेष, और इन्हें आपने सुना होगा, तमाम तरीके से परिभाषित किया होगा कि जो गलत तरीके से, ये कहें कि पाशविक तरीके से अगर किसी से जो संबंधों का विकास करते थे, जैसे हम लोग तमाम प्रकार की क्रूरताएं देखते हैं समाज में, किसी को कोई मनुष्य जो है पाशविक कृत्य मतलब पशु जैसा कृत्य कर देता था तो उसे चांडाल की श्रेणी में रखा जाता था। तो कौन सा गलत किया गया? अभी एक आदमी कोई गलत कार्य करते हैं तो पूरे फेसबुक में मजमा लग जाता है, इंस्टाग्राम में, जितने भी मीडिया के सोशल मीडिया के चैनल सब जगह मजमा लग जाता है कि इसको फांसी दे दो। तो क्या ऋग वैदिक समाज में इस तरह की बातें नहीं रही होंगी कि जो भी बुरा कार्य करेगा उसे समाज से किनारे कर दो? शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक 4000 साल पहले जाके देखिए तो गलत कार्य हर सभ्यता के साथ मिलेंगे, बस उसे कुछ लोगों ने कट्टरता के साथ अपनाया और कुछ लोगों ने विचार के साथ उसको जो है छूट दे दिया, चलो ठीक है। यही सीक्वेंस, यही परंपरा लगातार सदियों से चलते चली आ रही है। अब इसे आप जैसा समझना चाहें ये आपके ऊपर है, हमने बताने का प्रयास किया है, किसी प्रकार के तनाव में आने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो इसे ग्रहण करें और नहीं ग्रहण करना चाहते हैं तो एक कान से सुने दूसरे से निकाल दें, कोई समस्या की बात नहीं। चलिए हम आगे की चीज़ों पे चर्चा करते हैं। तो वर्ण व्यवस्था का जो सिस्टम था वो इसी प्रकार विकसित हुआ। एक सामाजिक परिवर्तन की परंपरा थी, एक सामाजिक रहन सहन की परंपरा थी जिसमें ये चीज़ें देखी गई। अब हम आते हैं कि ऋग्वेद के समान क्या उस समय के दुनिया में, उस समय के परिवेश में, इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कहीं कुछ और मिलता है? तो निश्चित रूप से ऋग्वेद की तुलना या ऋग्वेद में जो लिखी हुई बातें थीं उस समय के ईरानी ग्रंथ, जो पारसियों का एक देश हुआ करता था, ये सभी लोग जानेंगे, इसको सभी लोग मानेंगे भी। जैसे हम लोग कहते हैं जेंद अवेस्ता, और बहुत सी पुस्तकों में मिलेगा अवेस्ता ए जेंद। क्या मिलेगा? अवेस्ता ए जेंद, अवेस्ता ए जेंद। यानी कि जो हमारे ऋग्वेद में अनेक बातें लिखी हुई थीं वे अनेक बातें एक ईरानी रिलीजियस टेक्स्ट बुक जेंद अवेस्ता में पाई जाती हैं। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल का जो ऋग्वेद है, इसकी जो बातें हैं ये केवल भारत तक सीमित नहीं थी, यह दुनिया के अनेक सभ्यताओं में भी इस तरह की बातें हो रही थी। शायद आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। दूसरा देखें, अब हम चर्चा करते हैं कि अब इसका डिटेल चर्चा करते हैं कि सामाजिक व्यवस्था क्या थी इन लोगों की, राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, आर्थिक व्यवस्था क्या थी। मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर क्वेश्चन आते हैं। और एक बार फिर से बता दें आप लोगों को कि प्रायः जब हमें इतिहास को, हिस्ट्री को एक बड़े आयाम के रूप में, एक जीएस के बड़े सब्जेक्ट मैटर के रूप में जब हमें समझना होता है तो हमें इतिहास को जोड़कर पढ़ना चाहिए। जैसे अगर कोई स्टूडेंट सीधे वैदिक सभ्यता का वीडियो देखे तो वो जोड़ नहीं पाएगा, वो समझ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए पहले पाषाण काल था, पत्थर के उपकरण इस्तेमाल किए जाते थे और उसमें हमने बताया था कि भोथरे उपकरणों से लेकर सूक्ष्म उपकरणों की तरफ आगे बढ़े। फिर हमारे पास धातु काल आया तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांस्य का प्रयोग करते थे। और इसे जो है इसमें ताम्र और मुख्य रूप से लौह युगीन भी अनेक लोग कहते हैं लौह युगीन सभ्यता के रूप में देखा जाता है। तो ताम्र और लौह का भी देख सकते हैं, यहाँ विलक्षण मिलेगा। अब सभी प्रकार के परिवेशों की चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से ऋग्वैदिक काल में विकास की परंपरा आगे बढ़ रही थी। एक ग्रामीण सभ्यता किस प्रकार से
रहन सहन कर रही थी, तो समाज में सबसे पहली चीज़ परिवार की चर्चा आएगी। परिवार किस प्रकार से होते थे, तो संयुक्त परिवार यानी कि ज्वाइंट फैमिली स्ट्रक्चर हुआ करता था, और परिवार में पिता को सबसे ज़्यादा अधिकार होता था। तो पिता को सबसे ज़्यादा अधिकार होता था, यानी कि पितृसत्तात्मक सत्ता थी, यानी कि पिता ही मूल रूप से परिवार का मुखिया होता था। और अनेक एनसीईआरटी की पुस्तकों में या अनेक प्रकार के राइटर्स जो लिखते हैं, चाहे वे किसी श्रीवास्तव हों या झा श्रीमाली हों, अनेक प्रकार के राइटर्स में जो चर्चा मिलती है उसमें ये देखा जाता है कि इसकी चर्चा में बताते हैं कि पिता को इतना अधिक अधिकार था कि वह चाहे तो अपने किसी पुत्र को घर से बाहर भी कर सकता था, और चाहे तो उसे अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकता था, चाहे तो उन्हें घर से बाहर करके किसी प्रकार के अलग अलग प्रकार के दंड दे सकता था। इतना अधिक राइट था, लेकिन पिता के विरोध में कोई पुत्र नहीं खड़ा होता था। अब इसे किस प्रकार की परंपरा मानना है, हम इसे खुला छोड़ देते हैं, आप जिस तरह का समझना चाहिए समझिए। तो पितृसत्तात्मक था। अब जरा हड़प्पा सभ्यता से तुलना कर लेंगे। अब जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता का वीडियो देखा होगा उन्हें आसानी हो जाएगी कि यहाँ पर कैसा था, मातृसत्तात्मक, माता को सर्वोपरि माना गया, और यहाँ क्या है, पितृसत्तात्मक। तो ये अंतर दिखाई पड़ता है। दूसरा, और बाकी क्या था, जो परिवार का मुखिया होता था, तो परिवार का जो सिस्टम था उसे कुल कहते थे, और कुल के मुखिया को कहते थे कुलम। ये व्यवस्था देखी जाएगी परिवार में, ये व्यवस्था। इसके बाद समाज में देखें जरा महिलाओं की कंडीशन, तो महिलाओं की अगर दशा देखें तो महिलाएं हर जगह भागीदारी करते हुए देखी जाती हैं, चाहे वह वेदों की रचना हो, वेदों की रचना, इसमें भी अपाला, घोषा, मुद्रा, सिक्ता, गार्गी, अनेक लोगों के नाम मिलते हैं जिन्होंने वेदों की रचना में भागीदारी की। इनकी जाति का वर्णन तो नहीं आता कि किस जाति बिरादरी की थी। आप लोग पहले से टेंशन लेते हैं कि सब ब्राह्मणों ने रचा है, और ब्राह्मणों ने क्या रचा है, ये हम उत्तर वैदिक काल की वीडियो में बताएंगे कि ब्राह्मणों ने जहाँ पर केवल रचना की, बाकी सब में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व था, सबका रिप्रेजेंटेशन पाया जाता है, केवल किसी एक वर्ग का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये हमारा भ्रम है, ये हमारा कुतर्क है जिसे हम लेकर चलते हैं, और पूरे जीवन एक नैरो माइंड का विकास करते हैं। अब आगे देखते हैं कि महिलाओं में उपनयन संस्कार होता था, यानी कि जनेऊ की परंपरा थी, अध्ययन की पूरी सुविधा थी, अध्ययन कराया जाता था। आगे देखें, बाल विवाह का कोई सिस्टम जबरन नहीं प्राप्त किया जाता है। बाल विवाह था लेकिन आंशिक रूप से था। दास प्रथा का कोई जबरन सिस्टम नहीं पाया जाता है। सती प्रथा का कोई जबरन सिस्टम नहीं पाया जाता है। पर्दा प्रथा का कोई जबरन सिस्टम नहीं पाया जाता है। कोई बाध्यकारी सिस्टम नहीं था। महिलाएं स्वयंवर का आयोजन करवा लेते थे, इतना राइट थे। आज नहीं करवा सकती हैं, आज करवा लेंगे कहीं बहुत फॉरवर्ड हो गई, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुकी। तो इतने अधिकारों के साथ महिलाएं बिल्कुल समाज में आगे थीं। जरा सा राजनीति से जुड़ के देखें तो सभा और समिति, जिनको अथर्ववेद में अलग रूप में वर्णन किया गया, जिनकी चर्चा अगले उत्तर वैदिक काल में आएगा, तो सभा समिति में जो सभा वो एक उच्च संस्था थी और समिति भी संस्था थी जो जिसको थोड़ा सा निम्न माना गया है। हालांकि इसका डिटेल वर्णन दो अन्य संस्थाओं में विदथ और गण, इनकी चर्चा जो है उत्तर वैदिक काल में आती है, उत्तर वैदिक काल में। तो इन दो संस्थाओं में भी महिलाओं को भागीदारी प्राप्त थी। तो जरा आज के समाज से तुलना करें, आज हमें 33%, 50% महिलाओं को आरक्षण देना पड़ रहा, फिर भी महिलाएं घर से बाहर निकलने में हिचक रहीं, क्योंकि हमने ऐसे समाज का निर्माण किया है। ये जितने कुतर्क करने वाले हैं सबसे ज़्यादा टेंशन यही क्रिएट करते हैं समाज में
और जितने भी इस तरह के मिजाज वाले लोग हैं उन्हें सबसे ज़्यादा डर लगता है जब बात अपनों पर आती है तो उन्हें लगता है कि समाज खराब है, और जब वे रोड पे निकलते हैं तो सबसे खराब वर्णन उन्हीं के द्वारा देखा जाता है। हमने ऐसा समाज बनाया है कि अगर हमारे घर से हमारी बहन बेटियां बाहर निकलती हैं तो मुझे टेंशन होने लगता है। क्यों टेंशन? इसीलिए होने लगता है क्योंकि हमने स्वयं उस प्रकार का माहौल बाहर बनाया हुआ है कि हमारी घर के लोग बाहर निकल नहीं सकते। स्वतंत्रतापूर्वक इस विचार को सोचिएगा। अब डेमोक्रेसी का पालन करके दिखाइए, इसी विचार को स्वतंत्रतापूर्वक सोचिएगा सभी लोग। तो हर जगह महिलाओं को अधिकार है, पितृसत्तात्मक होते हुए। खास बात देखिए, एकल परिवार नहीं है तो संयुक्त परिवार की व्यवस्था है। अब आज संयुक्त परिवार से एकल परिवार की ओर हम लोग ज़्यादा मूव कर रहे हैं, तो दोनों के अपने मेरिट डिमेरिट हैं। इस पे हमें ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है कि संयुक्त परिवार की प्रणाली अच्छी नहीं है तो हम अभी टेंशन नहीं। वहाँ पर क्या थी, इतिहास इसके बारे में वर्णन करेगा। होना क्या चाहिए, आपको करना क्या है, ये आप करते रहिए, उसमें हमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो समाज को आपने देखा कि इस तरह का समाज है। आगे देखते हैं अर्थव्यवस्था की बातें और राजनीति व्यवस्था की बातों को कि यहाँ पर कौन से आयाम दिखाई पड़ते हैं। तो राज व्यवस्था में क्या व्यवस्था थी, क्या शासन होता था, क्या राजा को अधिक अधिकार थे, क्या समाज में राजा ने बिल्कुल राजतंत्र के सिस्टम में सब व्यवस्थाएं बेहतर हो गई थी। तो ऐसा कुछ नहीं, कोई भी समाज परफेक्ट नहीं होता है। परफेक्ट है तो धरती पर नहीं रह सकता, ये प्राकृतिक नियम शायद आप समझने का प्रयास करेंगे। देखिए राजनीति में बड़ा सिंपल सी बात है, आप समझें कि राजतंत्र की व्यवस्था थी, लेकिन जो राजतंत्र की व्यवस्था बनी होगी, यानी कि राजा के शासन की जो परंपरा बनी होगी, तो शुरुआत में यहाँ पर किसी प्रकार की निर्वाचन की व्यवस्था यानी कि इलेक्शन की व्यवस्था नहीं रही होगी। क्योंकि हम लोगों के जो सिस्टम में है कि हम लोग मान लेते हैं चलिए ठीक है, अगर ये अच्छा कर रहे हैं, कोई थोड़ा सा बेहतर शासन कर ले तो उस तमाम लोग उसके फॉलोअर्स हो जाते हैं कि ठीक बात है। क्योंकि पब्लिक लाइफ कैसी होती है, एक बार प्रधान बन के भी देख लीजिएगा गांव के, आपको पता लग जाएगा कि पब्लिक लाइफ होती क्या है। जब आपको पहचानने वाले चारों तरफ हों तो आप एक आइसक्रीम भी बेहतर तरीके से नहीं खा पाएंगे बाहर निकल के। तो राजतंत्र की व्यवस्था थी, निर्वाचन नहीं होता था। तो निर्वाचन नहीं होता था तो क्या होता था, शुरुआत में अगर देखेंगे तो कुछ हमें गण प्राप्त होते हैं। गण से यहाँ तात्पर्य है गणराज्य से। गणराज्य से तात्पर्य यह है कि वंशानुगत सिस्टम नहीं था, और ये मुख्य रूप से उत्तर वैदिक काल में पाए गए और यहाँ ही पाए गए, जिसमें आप 10 दास राग युद्ध का वर्णन पाते हैं। दास राग युद्ध में आप देखते हैं कि एक तरफ सुदास जन है, और सुदास जन में जो है पूरे के पूरे 10 राजा शामिल हैं, और एक तरफ आप पाते हैं कि जो है विश्वामित्र के वशिष्ठ का जन है जो भरत जन है, और एक तरफ वशिष्ठ हैं और एक तरफ विश्वामित्र है। इनमें संघर्ष की स्थिति होती है जो रावी नदी के तट पर होती है। एक सिंबल है, एक प्रतीक है कि राजाओं का सिस्टम था, सामूहिक व्यवस्था थी, और इन्हीं भरत जन के नाम पर जो है भारत की बात भी नाम आती है। हालांकि तमाम दुष्यंत के पुत्र के नाम पर भी बताते हैं कि भरत से भारत की बात आती है, यहाँ से भी भरत जन से बताते हैं कि भरत से भारत की बात आती है। आप जिसे चाहें उससे प्रामाणिक माने, हम इस संजयवाद में पढ़ने वाले नहीं हैं। तो दास राग युद्ध का वर्णन भी जो रावी नदी के तट पर हुआ था, उसमें भरत जन ने इन 10 सामूहिक राजाओं को पराजित किया था। तो गणराज्य हमारे यहाँ पाए जाते थे, यानी कि वंशानुगत शासन व्यवस्था को कहीं कहीं पर इग्नोर किया गया था। वंशानुगत शासन व्यवस्था को कहीं कहीं पर इग्नोर किया गया था, यानी कि तरीके से किसी भी मैनर से योग्यतम को शासन देने की व्यवस्था देखी जाती है, जिसमें 10 गणराज्य आपको हम उत्तर वैदिक काल में बताएंगे। जब 600 ईसा पूर्व का काल होगा, यानी कि उत्तर वैदिक काल का जब अंतिम फेज होगा, तो वहाँ पर हमारे यहाँ 10 गणराज्य, जिसमें वज्र है, मल्ली है, लिच्छवी गणराज्य, अनेक प्रकार गणराज्य दिखाई पड़ेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि भारत में राजतंत्र तो था, शुरुआती स्तर पर राजा ही शासन करता था,
लेकिन राजा पहली बार तो बन नहीं गया होगा, पहले सरपंच बना होगा, मुखिया बना होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे व्यवस्था बढ़ती गई होगी उसी प्रकार से व्यवस्थाओं का विकास होता गया होगा, और आज जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के फेज में पहुंच चुका है। तो राजतंत्र की व्यवस्था थी, राजा सब कुछ काम देखते थे। दूसरा, और भी अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं, छोटे छोटे कबीलाई समूह में लोग मिलकर रहते थे, ऐसा सिस्टम देखा जाता है। अर्थव्यवस्था को देखें, अर्थव्यवस्था में हम देखेंगे कि यहाँ पर पशुपालन की प्रमुखता है और कृषि अभी गौड़ है, सेकेंडरी। प्राइमरी लेवल पर पशुपालन है, सेकेंडरी लेवल पर कृषि है। ये सिस्टम हमको कहाँ मिलता है? ये सिस्टम मिलता है ऋग्वैदिक काल में। मुद्राओं की बात करें तो मुद्रा में निष्क का वर्णन कहीं कहीं प्राप्त होता है, लेकिन मूल रूप से अगर देखा जाए अर्थव्यवस्था को तो बार्टर सिस्टम की व्यवस्था अधिक प्रासंगिक थी, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलन में थी, वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलन में थी। तो इस तरह से पूरा का पूरा एक हम माइंड सेटअप तैयार कर सकते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास कर सकते हैं। अब और अन्य प्रकार से क्वेश्चन हम लोगों के क्या बन जाते हैं वैदिक काल से, उन्हें और भी थोड़ा सा कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि ऋग्वैदिक नदियों के नाम, कुछ नदियों के अलग अलग नाम देखे जाते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं जिनको हम आप लोगों को करवा देते हैं, जिससे किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना रहे और आप हर प्रकार से होलिस्टिक एक पूरा अध्ययन कर पाएँ और किसी प्रकार से पीसीएस प्रीलिम्स या एनडीए, सीडीएस, सीपीएफ, यूपीएससी जो करवाती है परीक्षा, किसी प्रकार के अगर आईएएस की भी तैयारी करते हैं तो बेसिक वीडियो के रूप में भी ये वीडियो आप लोगों के काम आता रहे। और किसी प्रकार का जैसे वनडे एग्ज़ाम है, शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं हैं, क्योंकि जीएस का विस्तार कितना अधिक है, कहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा किसी वनडे एग्ज़ाम में या किसी भी सिविल के एग्ज़ाम में, आप उसे कह नहीं सकते। हालांकि सिविल में आजकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन अधिक बनने लगे हैं, लेकिन तब भी हमारा रुझान फैक्ट्स की ओर ज़्यादा रहता है। तो जरा सा हम ऋग्वैदिक नदियों के नाम देख लेते हैं कि ऋग्वैदिक काल में जो आज की नदियां हैं उन्हें किन नामों से पुकारते थे। तो जैसे एक नाम मिलता है क्रम, इसे कहते हैं कुर्रम। क्या कहते हैं? कुर्रम। ऐसे ही कुभा काबुल का नाम है, कुभा काबुल के नाम से। ऐसे चेनाब अस्किनी के नाम से, चेनाब अस्किनी के नाम से। रावी परुष्णी के नाम से जानी जाती थी, रावी परुष्णी के नाम से। और शतुद्री सतलज विपाशा व्यास, शतुद्री सतलज विपाशा व्यास, गंडक, शदानीरा। इस प्रकार से कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी आपसे पूछ लेते हैं जिन्हें आप करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और घग्गर को दृश्यद्वती के नाम से, घग्गर को दृश्यद्वती के नाम से जाना जाता था। तो ऐसे गोमती गोमल भी रहा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे ऋग्वैदिक काल में बनते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। लगातार वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हम लगातार बने रहेंगे और लगातार ये वीडियो आपको देते रहेंगे। कुछ दिनों में ऑनलाइन भी शुरू करेंगे, लेकिन ये जानते रहिए कि इसमें हमने ऋग्वैदिक काल को, एक बार पुनः बता दें, ऋग्वैदिक काल को पूरा समेटने का प्रयास किया है, जिससे एक समेकित अध्ययन कंसेप्ट के साथ फैक्ट्स को भी कलेक्ट करने का प्रयास किया है। अगर किसी प्रकार की कमी होगी, कुछ कम ज़्यादा लगेगा तो आप कमेंट्स में बताइएगा, हम उन चीज़ों को और ऐड करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।